माँ, क्या तुमने भी भैया की शादी एक खेत में करवा दी? मैंने तो पहले ही बोल दिया, मुझे तो एक डेस्टिनेशन वेडिंग, वो भी पहाड़ों पर करनी है। सपना अपनी माँ से ये बात कर ही रही थी कि तभी उसका भाई वहाँ आ जाता है। तू चिंता मत कर, तेरी तो मैं वो क्या कहते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग ही कराऊंगा। चंबा के पहाड़ों में वहीं का कोई भेड़ बकरी चराने वाला ढूंढ दूंगा, तो उसी से वहीं पर डेस्टिनेशन वेडिंग करियो, फिर दोनों साथ में भेड़ बकरी चराने जाया करना। माँ देखो ना भैया क्या कह रहे हैं। क्यों परेशान कर रहा है उसे? वैसे भी ना जाने पता नहीं कितने दिनों की मेहमान है बेचारी यहाँ पर, कब हाथ पीले हो जाएं उसके। चल अब तुझे काम पर नहीं जाना। अनीता बहू, नवीन का टिफिन तो ले आओ। हाय, मन तो मेरा भी कितना था पहाड़ों पर डेस्टिनेशन वेडिंग करने का, लेकिन खैर जो किस्मत को मंजूर हो। अनीता टिफिन लाकर देती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज पड़ोस की कमला काकी लड्डू लेकर आती हैं। लता, अरे ओ लता, कहाँ है तू? आओ कमला, क्या हुआ? अब ये लड्डू किस खुशी में? अरे मेरी छोटी बेटी की शादी भी पक्की हो गई। अब मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही दिन कर दूंगी, इससे मेरा खर्चा भी बच जाएगा। पता नहीं तेरी बेटी की शादी का लड्डू कब खाने को मिलेगा। ये तंज कसते हुए कमला काकी वहां से चली जाती है। इस कमला काकी को जब देखो मेरी पीछे ही पड़ी रहती है। अरे हो जाएगी जब होनी होगी शादी। ठीक ही तो कह रही है वो, पता नहीं कब तेरे हाथ पीले होंगे। हाँ ननद जी, अब आप भी शादी कर ही लीजिए ताकि हम भी गांव वालों को लड्डू खिला सके। और कोई पसंद है तो वो भी बता दो। आजकल तो ये सब आम बात है, इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, मैं तो बस डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहती हूँ, और वो भी पहाड़ों में। हाय, इसने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं भी इसकी तरह पहाड़ों में डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहती थी, लेकिन मेरी शादी तो गांव के खेत में ही तिरपाल लगाकर हो गई। काश मुझे भी ये मौका मिलता तो मैं भी पहाड़ों में शादी करती। हाँ हाँ, पहाड़ों में करेगी तू वो जो भी शादी है। पता है कितना खर्चा आता है? तेरा भाई एक फैक्ट्री में नौकरी करता है, जिससे थोड़ी बहुत कमाई करके वो हम सबका पेट पाल पाता है। वो कहां से उठाएगा तेरा ये खर्चा महारानी? और मुझे तो पहाड़ों के नाम से ही सोचकर ठंड लग रही है। ये सब ना अमीरों के चोचले होते हैं बस। कोई बात नहीं, जो सपना मेरा पूरा नहीं हुआ वो मैं अपनी ननद का जरूर पूरा करूंगी। लेकिन पहले तू इस नखरेलन के लिए कोई लड़का तो ढूंढ ले। कितने तो इसके नखरे हैं। उसकी चिंता आप मत कीजिए माँ जी, मेरी दूर की बुआ का एक लड़का है, उसकी सोच सपना से काफी मिलती है। और तो और उनका घर भी पहाड़ों की तरफ, मतलब मंसूरी की तरफ ही है। तो आप कहो तो मैं उनसे बात चलाऊं? नेकी और पूछ पूछ। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू। और क्या, कोई इस मुसीबत को अपने साथ ले जाए, और हमें क्या चाहिए। भैया आप भी ना देख लेना, जब जाऊंगी ना तो सबसे ज्यादा आप ही याद करोगे। जानता हूँ पगली, प्यार जो तुझसे बहुत करता हूँ, इसीलिए तो तेरी खुशी के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, ताकि अपनी गुड़िया को अच्छे से विदा कर पाऊँ। और अब इस काम में मैं भी आपकी मदद करूंगी। अब लता की गरीब बहू भी दिन रात कपड़े सिलकर पैसे जोड़ती है, ताकि वो अपनी इकलौती ननद की शादी उसके हिसाब से कर सके। अनीता अपनी दूर की बुआ से इस बारे में बात करती है। देखने दिखाने की रस्म होती है और दोनों की शादी तय हो जाती है। ठीक है समधन जी, वैसे जनवरी महीने में मसूरी में बर्फ अच्छी खासी गिरती है, तो वही महीना अच्छा रहेगा पहाड़ों में डेस्टिनेशन वेडिंग का। सच कहा समधन जी, फिर तो तैयारियां शुरू कर देते हैं। दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। शादी के लिए कुछ दिन ही बचे थे, इसलिए नवीन और अनीता पूरे जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर देते हैं। कुछ पैसे हलवाई के, कुछ टेंट वालों के, लड़के वालों के लिए, सबके लिए कपड़े लाने, और लेकिन पैसे तो कम पड़ रहे हैं। ये लीजिए जी, कुछ पैसे मैंने भी सिलाई से कमाए थे। लेकिन ये तो। रख लीजिए, इसी के लिए जोड़ कर रखे थे। अनीता अपने लिए और अपनी सास के लिए साड़ी खरीदती है, साथ ही अपनी ननद को सुंदर सा ब्राइडल लहंगा दिलवाती है। सभी रिश्तेदारों और गांव वालों को न्योता दे दिया जाता है। किसी के हाथों में बड़ा सा कपड़ों का बैग था, तो किसी के हाथ में ढेर सारी मूंगफलियां, गज्जक रास्ते के लिए रख लेते। अनीता बहू, रास्ते के लिए मोटी सी रजाई, कंबल और कुछ खाने के लिए भी रख लेना। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ रख लिया है। सभी लोग गाते बजाते 4 घंटे का सफर तय करके मसूरी पहुँचते हैं। कुछ ही देर में वो सभी डेस्टिनेशन वेडिंग वाली जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ गिरी होती है। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए सजावट कर रहे लोग पहाड़ी टोपी पहनकर सजावट कर रहे थे। वहाँ से सुंदर सुंदर बर्फीली वादियों के नजारे दिख रहे थे। तो वहीं कहीं लोगों के लिए आग भी जला रखी थी, ताकि उन्हें ठंड से राहत मिल सके। खूबसूरत गुलाब के फूलों से वो सभी सुंदर सा स्टेज बनाकर तैयार कर लेते हैं। दूसरी तरफ हलवाई तरह तरह के पकवान बनाने में जुटे होते हैं। तो वहीं कुछ औरतें
मंगल गीत गा रही होती है। सच में सपना बड़ी किस्मत वाली है जो उसकी भाभी ने उसका ये सपना पूरा कर दिया, नहीं तो आज तो वो कुंवारी बैठी रहती। लड़के वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर हल्दी की रस्म की तैयारी शुरू होती है। हे भगवान, कितनी ठंड है यहाँ तो। कुछ भी कहो लेकिन मजा बढ़ा रहा है। हमने तो फिल्मों में ही सुना था ऐसी शादी के बारे पे, लेकिन यहाँ तो चाय के साथ पकौड़े भी मिल जाए तो और भी मजा ही आ जाए। तभी लहंगा पहने कांपते हुई सपना वहाँ आती है। कितना सुंदर नजारा है ये। अनीता भाभी, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपना सपना जी रही हूँ। हर कोई गरीब तुम्हारी तरह किस्मत वाला नहीं होता ना। मैं हलवाई को बोलती हूँ, वो सबके लिए अदरक वाली चाय और पकौड़े बना देंगे। कुछ देर में सबके लिए चाय और पकौड़े आते हैं। सभी लोगों ने पहाड़ी टोपियां पहनी थी। फिर हल्दी और मेहंदी की रस्म भी वहाँ होती है। ऐसे ही शादी वाला दिन भी आ जाता है। सपना नेट वाला लहंगा पहन कर आती है। कितनी सुंदर लग रही है मेरी ननद, लेकिन शॉल तो ओढ़ लो। नहीं भाभी, इस डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए मैंने कितना कुछ किया, और अब यूं शॉल या स्वेटर पहनकर अपनी फोटो नहीं खराब करना चाहती। अच्छा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। फिर शादी की रस्में होती हैं, लेकिन इन सब रस्मों के दौरान अनीता की आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि वो भी चाहती थी कि उसकी शादी भी ऐसे ही होती। लेकिन उसके मायके वाले और भी गरीब थे, जिस कारण उसकी शादी बड़ी साधारण हुई थी। लेकिन सपना अपनी भाभी का दुख समझ रही थी, इसीलिए विदाई वाले दिन आप सबने मेरी खुशी के लिए कितना कुछ किया। यहाँ तक कि भाभी, आपने अपनी सोने की बालियां भी गिरवी रख दी, लेकिन आपने मेरा सपना पूरा किया है, इसलिए अब मैं भी आपका सपना पूरा करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आपका भी डेस्टिनेशन वेडिंग का बड़ा मन था, वो भी पहाड़ों में। इसलिए अब इस पहाड़ पर एक और शादी होगी, वो भी मेरे भैया भाभी की। ये सुनकर अनीता खुश हो जाती है और अपनी ननद को गले से लगा लेती है। अरे वाह ज्योति, आज तो तू बहुत जल्दी काम पर आ गई। वैसे आजकल तू टाइम पर ही आने लगी है। चल अच्छा है, मेरा काम भी टाइम पर हो जाता है। हाँ दीदी, वो आपको तो पता ही है, मेरी शादी तय हो गई है। माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए जल्दी काम निपटाकर घर चली जाती हूँ। फिर बापू की रोटी सब्जी भी बनानी होती है। ठीक है, एक काम कर, पहले पार्लर खोलकर वहां का झाड़ू पोछा कर ले, फिर इधर की सफाई कर लेना। आज ब्राइडल बुकिंग लेनी है, कस्टमर आते ही होंगे। ठीक है दीदी। ज्योति मोनिका के घर काम करती थी। मोनिका ने घर में ही एक ब्यूटी पार्लर खोल रखा था, जो वो बहुत सालों से चला रही थी। मोनिका के पास बहुत से कस्टमर आते थे, जिनमें से एक सुधा नाम की लेडी भी थी, जो अक्सर ही मोनिका के ब्यूटी पार्लर में आती रहती थी। इसलिए सुधा मोनिका की अच्छी सहेली बन गई थी। सुधा दीदी, ये पानी। हाँ ला दे। और सुन, नहा धोकर आई है ना? मेरा आज सोमवार का व्रत है, झूठे हाथों से पानी लूंगी या कुछ खाऊंगी तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। दीदी मैं नहा कर ही आई हूं, आज मेरा भी सोमवार का व्रत होता है। ज्योति जा, चाय बनाकर ले आ। सुधा तू बैठ, एक ब्राइडल मेकअप आया हुआ है, मैं वो तैयार कर लूं। शैली, रीमा, तुम लोग क्लाइंट के पास जाओ, मैं आ रही हूं। हाँ हाँ, तू आराम से मेकअप कर। सुन एक काम कर, मैं थ्रेडिंग बुधवार को करवा लूंगी, उसी दिन मेरा ब्लीच फेशियल भी कर देना। तुझे पता ही है रिलेशन में शादी है, तो फ्राइडे से पहले मैं तेरा ये सब करवा लूंगी, और मेरा कोई अच्छा सा मेकअप और हेयर स्टाइल भी कर देना। हाँ हाँ करवा लेना। अगले 2-3 दिन तक सुधा पार्लर में ही आती रही, क्योंकि उसके घर में फंक्शन था। इसी बीच ज्योति भी काम पर आती। मोनिका दीदी, दुल्हन के मेकअप के बहुत पैसे लग जाते होंगे ना? हाँ, सबसे तो मैं पैसे लेती हूँ, पर तू क्यों पूछ रही है ये? टेंशन मत ले, मैं तेरा मेकअप ऐसे ही कर दूंगी, अभी तो शादी को टाइम है। हाँ दीदी, अभी तो कुछ दिन बाकी है। थैंक यू दीदी, आप मेरा दुल्हन का मेकअप करोगे, मैंने ये बात माँ को भी बताई थी। अच्छा दीदी, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, आप सुबह से पार्लर में काम कर रही हो, थक गई होगी। मोनिका की सहेली सुधा ये सब बातें सुन चुकी थी। बात सुन मोनिका, मैं ये क्या सुन रही हूँ? ज्योति की शादी होने वाली है। हाँ, इसी महीने की 15 तारीख को इसकी शादी है, तो मैं ही इसका ब्राइडल मेकअप कर रही हूँ। इसका बहुत मन था कि ये मेरे से मेकअप करवाए। तू पागल हो गई है, तेरा दिमाग खराब है। इतने महंगे प्रोडक्ट मेकअप के तू इसके चेहरे पर लगाएगी? अरे वो एक काम वाली है, उसको तैयार करने में तू खुद सोच, तुझे घिन नहीं आएगी? सच में तू बहुत सीधी है। अरे ये काम वालियां बहुत चालाक होती हैं, जानबूझकर गरीब बनने का नाटक करती हैं, ताकि तुझ जैसी सीधी सादी औरतों को फंसा सके। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सुधा, बेचारी बहुत गरीब है, अब उसका दुल्हन का मेकअप कौन करेगा? और फिर मेरा तो खुद का ब्यूटी पार्लर है, वो मेरी काम वाली है, इतनी मदद तो मैं उसकी कर ही सकती हूँ ना।
मैं तो तुझे यही कहूंगी कि काम वालियों को सिर पर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। तू गलत कर रही है। देखना जब तेरे साथ कुछ गलत होगा ना, तभी तुझे अक्ल आएगी। मोनिका सुधा की बातों पर ध्यान नहीं देती, पर सुधा मन ही मन अपने आप को सही साबित करने के लिए एक योजना बना चुकी थी। सुधा के घर जो फंक्शन था उसके लिए वो मोनिका के पास तैयार होने के लिए आई हुई थी। मेकअप किट यहीं तो रखा था, आज सुबह से ढूंढ रही हूं, कहीं दिख नहीं रहा। सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स तो उसी में ही है। क्या हुआ मोनिका, जल्दी कर, मेरा हेयर स्टाइल बना और मेकअप करके मुझे भेज। मेरे हस्बैंड वेट कर रहे हैं, हमें फंक्शन के लिए निकलना है। अगर मुझे पता होता कि तेरा मेकअप किट नहीं मिल रहा तो मैं आती ही नहीं। वैसे रखा कहाँ था? ऐसे तो तेरे पार्लर से कोई चीज नहीं खोती। पता नहीं कहाँ रखा था, हेल्पर से भी फोन पर पूछ लिया, दोनों को नहीं पता। कोई नहीं, बाद में ढूंढ लूंगी। मैं दूसरे मेकअप किट में सामान है, उससे तेरा मेकअप कर देती हूँ, उसमें भी अच्छे प्रोडक्ट हैं। मोनिका, कहीं ज्योति ने तो तेरा मेकअप किट नहीं चुरा लिया? उसकी शादी होने वाली है, हो सकता है अपने ससुराल ले जाने के लिए उसने सारा मेकअप का सामान चुरा लिया हो। नहीं नहीं नहीं, ज्योति ऐसी नहीं है, मुझे ज्योति पर पूरा विश्वास है। वो ऐसे मेकअप किट नहीं चुराएगी। चल, मैं तेरा मेकअप कर देती हूँ। मोनिका सुधा का मेकअप करने लगती है। तभी सुधा मोनिका से बोली, मोनिका मुझे वॉशरूम जाना है, तू मेरा हेयर स्टाइल बाद में बना देना, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। मेरा पर्स यहीं रखा है, कोई क्लाइंट आए तो ध्यान रखना, इसमें पैसे हैं। और सुन, मेरा मोबाइल फोन भी यहीं रखा है। हाँ हाँ, टेंशन मत ले, वैसे भी आज पार्लर में मैं अकेली हूँ, रीमा और शैली दोनों हेल्पर छुट्टी पर हैं। सुधा वॉशरूम चली जाती है। तभी सुधा का मोबाइल फोन बजता है। अरे, सुधा की मम्मी का कॉल आ रहा है। जरूर वो तैयार होने के बारे में पूछ रही होगी। एक काम करती हूँ, मैं उठा ही लेती हूँ। मोनिका अभी हेलो करने ही वाली थी कि तभी पीछे से उसकी मम्मी की आवाज आ जाती है। अरे सुधा, तूने मोनिका के पार्लर से आने में इतनी देर लगा दी। तू उसके पार्लर से जो मेकअप किट लेकर आई है, मैं उससे खुद ही मेकअप कर लूं? नमस्ते आंटी जी, मैं मोनिका बोल रही हूँ। सुधा वॉशरूम गई है। आप किस मेकअप किट की बात कर रही हैं? नमस्ते बेटा, वो सुधा बता रही थी कि तुमने उसे कोई मेकअप किट दिया है, उसमें काफी अच्छा सामान है। अब मैं पार्लर आई नहीं, सुधा को टाइम लग रहा है, फंक्शन में भी निकलना है, तो मैं वही पूछ रही थी कि मैं उसमें से सामान लेकर मेकअप खुद ही कर लूं। चलो, तुम उसे बोल देना कि मुझे फोन कर लेगी और टाइम से आ जाए, हमें जाना है। ठीक है आंटी जी, मैं बोल दूंगी। मोनिका जब सुधा की सच्चाई जानती है तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। सुधा, उस दिन के पार्लर के काम के और आज के काम के मिलाकर तुम्हारे 6,000 रुपए का बिल बना है, तो तुम मुझे अभी दे जाना, मेरा हिसाब क्लियर हो जाएगा। पर मोनिका, मैं तो तुम्हारी सहेली हूं ना, तुम तो मेरे से बहुत कम पैसे लेती हो। मैं तुम्हारी सहेली नहीं हूं सुधा, तुमने एक गरीब पर चोरी का इल्जाम लगाया। तुम्हारी ज्योति से क्या दुश्मनी थी? इतनी नफरत एक गरीब के लिए? आज से मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूं। अपना हेयर स्टाइल कराओ और यहां से चलती बनो, और बिल अभी देकर जाना। मुझे सब पता चल गया है, तुम्हारी मम्मी का फोन आया था, मेकअप किट तुमने चुराया और नाम ज्योति का लगा दिया। मुझे अपने आप पर पछतावा है कि मैंने तुमसे दोस्ती की। जल्दी से हेयर स्टाइल करवाओ और जाओ। सुधा का मुंह जरा सा रह जाता है और वो अब तक का सारा बिल भरकर वहां से चुपचाप चली जाती है। ज्योति सब कुछ सुन चुकी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। मोनिका ज्योति को अपने गले से लगा लेती है। ज्योति, रो मत, ये अहंकारी लोग किसी गरीब के दर्द को नहीं जानते हैं, ये सिर्फ मजाक उड़ाना जानते हैं। अच्छा ये सब छोड़, मन मत खराब कर, कुछ दिन बाद तुम्हारी शादी है, इसलिए अपना प्यारा सा हंसता सा चेहरा रखो। देखना, मैं तुम्हारा इतना सुंदर ब्राइडल मेकअप करूंगी कि तुम्हारे ससुराल वाले देखते रह जाएंगे। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए एक लहंगा भी खरीदा है, वो मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का गिफ्ट रहेगा। दीदी, दीदी आप सच में बहुत अच्छी हो दीदी, भगवान आपको बहुत खुशियां दे। ज्योति की शादी का दिन आता है। मोनिका ज्योति के लिए बहुत सुंदर लहंगा चोली खरीद कर लाई थी। वो ज्योति का बहुत ही सुंदर ब्राइडल मेकअप करके ज्योति को तैयार करती है। ज्योति के ससुराल वाले और माता पिता सब ज्योति को जब दुल्हन के रूप में देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। ज्योति मोनिका और उसके हस्बैंड को भी अपनी शादी में इनवाइट करती है। मोनिका और उसके हस्बैंड अच्छे पैसे वाले थे। वो ज्योति के माता पिता को उसकी शादी के लिए कुछ पैसे भी देते हैं ताकि ज्योति की शादी अच्छे से हो सके। ज्योति खुशी खुशी अपने ससुराल जाती है। ज्योति की माँ सावित्री मोनिका के घर काम करने लगी। वो अक्सर ज्योति के बारे में मोनिका को बताती रहती। शादी के फोटो वीडियो सब दिखाकर वो बहुत खुश थी, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी इतनी सुंदर तैयार होगी और खुशी खुशी ससुराल विदा होगी। मोनिका भी ज्योति की खुशहाल जिंदगी के बारे में सुनकर बहुत खुश होती है।